फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने एक 3D मॉडल देख लिया था जिसमें स्लैब भी हमने कंसिडर करा था और कॉलम्स भी डिज़ाइन करे थे, बीम भी डिज़ाइन करी थी। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया था कि कैसे लोड हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है स्लैब के अंदर, फिर स्लैब से बीम पर, फिर बीम से कॉलम पर, और कॉलम से फाउंडेशन, और फाउंडेशन से हमारे सॉइल पर। तो आज हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो काफ़ी कुछ कर लिया हमने अभी तक। हमने लोडिंग हर तरह की मैंने बता दिया है, इंटरनल मतलब जितना भी हमारा सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे हम तुम्हारे कोर्स में कर रहे होंगे, बीटेक के अंदर किया भी होगा, उतना हम देख चुके हैं अभी तक। तो अब हम थोड़ा चलते हैं इंजीनियरिंग की तरफ कि किसी भी मॉडल को रेडी करना, जो भी हमको मॉडल मिलता है आरसीसी का, बिल्डिंग जैसे डिज़ाइन करना हो, तो बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो तरह के तो क्या होते हैं, डायनेमिक फोर्स होते हैं। मेनली दो तरीके के जो अभी हमको देखने हैं। पहला कौन सा है, हमारा विंड फोर्स। डायनेमिक मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, जिसके पास एक फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो एक तो हम करेंगे विंड फोर्स और एक हम करेंगे इसमें सिस्मिक फोर्स। तो मैं आज तुमको बताऊंगा कि विंड फोर्स कैसे अप्लाई होता है और क्या क्या चीज़ें हैं विंड फोर्स के अंदर। तो मैं तुमको सिर्फ अभी अप्लाई करना बताऊंगा, कोड को समझाना मैं तुमको बाद में बताऊंगा। सिर्फ अभी अप्लाई करना, कोड कैसे यूज़ में लेते हैं वो अभी बाद में बताऊंगा। पहले अप्लाई करना सिखाता हूँ, स्टार्ट प्रो में लगाते कैसे हैं। तो अप्लाई करना देखो कैसे लगता है। मान के चलो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हम ज्योमेट्री में गए, स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाकर, स्ट्रक्चर विजार्ड मैंने बताया हुआ है थोड़ा बहुत शुरू में, यूनिट्स को चेंज करते हैं मीटर में बदल कर। ओके। और हमने फ्रेम मॉडल लिया और हमने एक बिल्डिंग उठाया। बे फ्रेम का यूज़ करके जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसी को कर देते हैं। ये हमारा बिल्डिंग है, क्रॉस करोगे, यस, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पर सिर्फ विंड फोर्स लगाना है। लेकिन विंड फोर्स लगाने से पहले हमको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो हमने पहले इसको प्रॉपर्टी दे दी। रेक्टेंगुलर सभी को मैं क्या दे रहा हूँ, 0.5। कॉलम भी सेम ले लेते हैं, मेहनत ज़्यादा करेंगे नहीं। कॉलम भी सेम और हमारे बीम भी सेम, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, असाइन टू व्यू, सब पे असाइन कर दिया। तो सब जगह ये क्या हो गया, असाइन। राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग देखोगे तो ये तुम्हारा पूरा बिल्डिंग का फ्रेम मॉडल जो है वो रेडी है। तो अभी मैं बताता हूँ तुमको कि हमको मटेरियल चेंज कर दो, ठीक है। 30123 एंटर। स्पेसिफिकेशन देना नहीं है, सपोर्ट क्या दे दोगे, फिक्स्ड। तो ऊपर फिक्स्ड का ऑप्शन है, एंटर। राइट क्लिक करके हमने शिफ्ट और राइट क्लिक से व्यू चेंज कर लिया, और नीचे के नोड को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, असाइन यस। दोबारा शिफ्ट राइट क्लिक, आइसोमेट्रिक में आ गए। तो ये तुम्हारे सपोर्ट असाइन हो गए। अगर तुमको थोड़ा डाउट आ रहा है तो अभी हम बाद में भी करेंगे इसको थोड़ा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा मॉडल रेडी करना सिखाऊंगा। मुझे मेरा मेन मोटिव है इस लेक्चर के अंदर कि मैं लोडिंग में तुमको बता दूं कि विंडो लोड लगाते कैसे हैं। तो हम गए डेफिनेशन, मैंने बताया था डेफिनेशन का यूज़ ले लेंगे। तुमको क्या मिल रहा है, विंड डेफिनेशन का ऑप्शन। तो विंड डेफिनेशन होता क्या है, पहले ये देखो। डेफिनेशन का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, डिफाइन करना। तुमको क्या करना है, विंड डिफाइन करना है। विंड डिफाइन करने का मतलब क्या है, विंड कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इंटेंसिटी मिल जाए कि विंड की जो इंटेंसिटी है वो हाइट के अलोंग कैसे चेंज हो रही है। देखो ये मैंने एक स्केच बना रखा है। अब ये ड्राइंग वाला पार्ट नहीं है, कहीं ड्राइंग समझ रहे हो, ड्राइंग नहीं है इसमें। मैं तुमको फिजिकल लाइफ से तुमको बताना चाहता हूँ फिजिकली ये कैसे एक्ट करता है। तो होता क्या है, हम विंड डेफिनेशन में करना क्या है, हमको हमको देखना है कि मान के चलो ये तुम्हारे क्या है, ओरिजिन है, तुम्हारा बेस है नीचे। इसको तुम क्या मान लो, इसको तुमने मान लिया डेटम। डेटम मीन्स ग्राउंड। एक सेकेंड, डेटम मीन्स हो गया ग्राउंड लेवल। ये तुम्हारा क्या ले लिया, ग्राउंड लेवल ले लिया, जिसमें हमारा बिल्डिंग भी है, एक वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक ले लो, ये बिल्डिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्री हो गया। तो क्या होता है, विंड इंटेंसिटी कैसे चेंज करती है, हाइट का लॉन्ग चेंज करती है। अब विंड इंटेंसिटी का ग्राफ मैं बना देता हूँ, कैसे होता है देख लो। इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे, ये आता कैसे। विंड इंटेंसिटी किसी भी तुमने आप सभी ने सोयल में भी देखा होगा कि हम इंटेंसिटी होता है ना, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं।
जैसे मान लो ये कोई हमारा ग्राफ है ऐसा, हमने मान लो कि ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है, तो ये हमारा क्या होता है, तरीका होता है शो करने का ऐसे। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या बना देते हैं, एरो। ये हमारा क्या सिंपल वे होता है कि हम कैसे शो करते हैं हमारे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को। ऐसे हम बना देते हैं क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। तो सेम ऐसे इंटेंसिटी काम कर रहा है, इंटेंसिटी भी सेम ऐसे ही बनाई जाती है। इंटेंसिटी मीन्स प्रेशर हाइट के लॉन्ग, क्योंकि ये भी क्या है, प्रेशर है, वाटर प्रेशर किसके लॉन्ग, हाइट के लॉन्ग। यहाँ पे कितना होता है, गामा डब्लू एच, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। गामा एच मीन्स गामा डब्लू एच, और किसके लॉन्ग चेंज होता है, ये हाइट के लॉन्ग। नहीं तो तुम्हारा क्या जा रहा है, हाइट। तो ये हाइट का लॉन्ग क्या होता है, चेंज। सेम हाइट के लॉन्ग हमारे क्या होता है, विंड इंटेंसिटी भी चेंज होता है। अब वो चेंज कैसे होता है उसका ग्राफ में बनाता हूँ, देखो। शुरू के 10 मीटर तक, ये कोड में है, मैं कोड अभी बताऊंगा। शुरू के जो 10 मीटर है ग्राउंड से, वहां तक जो इंटेंसिटी है वो सेम होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। ये हमारा हाइट के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, विंड इंटेंसिटी का। हाइट के अलोंग विंड इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हारी बिल्डिंग कितनी भी हाइट की हो, अगर वो 10 मीटर से ऊपर है, तो उसमें हाइट की तरफ से जो हाइट चेंज होने की वजह से जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज होगी। कितने, कहाँ पे, 10 मीटर के ऊपर। ये मैं कोड में भी तुमको समझाऊंगा, तो इसका सोचना मत कि सर ने ये कैसे लिख दिया। मैं बस तुमको एक बार बता देना चाहता हूँ ये अप्लाई कैसा होता है फिजिकल लाइफ में, इसका कैसे यूज़ करते हैं। अगर ऊपर भी हाइट होगी तो ऊपर भी ये मैं बना दूंगा, बना सकते हो इसको, और ऊपर भी बना सकते हो। जितने जितने हाइट होगी उतना ऊपर ये इंटेंसिटी चेंज करेगा। अब ये क्या करता है, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी, काफ़ी सारे फैक्टर है जो इस इंटेंसिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो वही कहाँ है, वो हमारी कोड में है, तो वो कोड में तुमको समझाऊंगा। लेकिन मैं तुमको एक बार रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि हमको करना क्या होता है, हमको चाहिए क्या। सबसे चीज़ होती है मेन कि हमें क्या चाहिए, क्यों हम कर रहे हैं विंड इंटेंसिटी, क्यों यूज़ में ले रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हमको ये वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज किस में चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये हमको वैल्यू चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसके अलोंग, हाइट के अलोंग। हमको क्या चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है, और हाइट के अलोंग हमको क्या चाहिए, ये सारी इंटेंसिटी। तो हाइट के अलोंग इंटेंसिटी चाहिए, और जैसे कि मैंने अभी बताया था कहाँ तक होती है, सेम 10 मीटर तक। 10 मीटर तक जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वहाँ पर जो जो हमारी विंड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अभी इंटेंसिटी किसकी तरह, प्रेशर की तरह है। तब मान लो हम इस बिल्डिंग में स्टडी कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको, हमको एक बिल्डिंग बनानी है ऐसी जिस पे क्या है, ये इंटेंसिटी है। तो ये क्या होगा, इसको सीधे यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे चिपकाओगे तो ये 10 मीटर तक तो सेम रहा। फिर ऊपर जाते जाते क्या करेगा, इंक्रीज, और आते आते क्या हो गया, सब पे अप्लाई हो जाएगा। कैसे, एरो बना दो इसके ऊपर। तो बिल्डिंग के, अब हम क्या ले रहे हैं, हम एक डायरेक्शन से विंड ले रहे हैं। अब मान लो दोनों डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो सेम वही काम, एरो इस साइड से बना रहे हो, फिर क्या बना देना, इस फेस पे बना देना विंड इंटेंसिटी। तो मतलब प्रेशर कौन से आएगा, दोनों फेसों पे प्रेशर आएगा। किन किन फेस पे आएगा, दोनों फेस। फेस मतलब चेहरे, अपना चेहरा नहीं, बिल्डिंग का। एक फेस इसका ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा पीछे है, चौथा किधर है, इधर जहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो चारों फेसों पे क्या आ सकता है, विंड आ सकती है चारों फेसों पे। अब कोई ये मत सोचना कि ऊपर से विंड आ रही है, ऊपर से सिर्फ एस्ट्रॉयड आ सकता है, विंड नहीं आ सकती। तो ऊपर से क्या आएगी, ऊपर से एस्ट्रॉयड आ सकता है, विंड नहीं आएगा। विंड कहाँ से आएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या तो एक्स डायरेक्शन के अंदर और या फिर जेड डायरेक्शन के अंदर। इन दो के अंदर ही विंड हमको अप्लाई करना है, और किसी में अप्लाई नहीं करना। किन के अंदर, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में विंड अप्लाई होगी, सिर्फ एक्स और जेड। और एक ऐसे एक्ट करता है प्रेशर की तरह, जैसे जैसे ऊपर गए प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, एक
प्रीडोमिनेंट फोर्स है जिसके लिए हमको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा विंड के लिए। ऐसे अर्थक्वेक भी ऐसे ही डिफ्लेक्ट करता है। तो अर्थक्वेक हम आगे देखेंगे, पहले विंड का देखते हैं। जैसे वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक पे भी ये क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा ऐसे ही। तो यहाँ तक तो प्रेशर ठीक है, 10 मीटर तक कांस्टेंट है। दूसरे से ऊपर गए क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट आएगा, हमको लेना पड़ेगा विंड इंटेंसिटी का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विंड इंटेंसिटी जो है उसकी स्टडी करते हैं स्टैडप्रो के अंदर, कि विंड लोड की वजह से हमको कितना और जो है उसको रजिस्टेबल बनाना पड़ेगा। उस विंड लोड को रजिस्ट करने के लिए हमको कितने बार और देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम LSM कोड में भी पढ़ते हैं, RCC में, कि विंड लोड को भी कंसिडर किया जाता है ये वो। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने तुमको सिर्फ बता दिया, मैंने सीधा तुमको आउटपुट बता दिया, तुमको ये चाहिए। अब इसको चाहिए, कहने से थोड़ी आ जाएगा, कहने से नहीं आएगा। क्या करेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमको मतलब सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर में हमको क्या देना है, डाटा देना है। जितना भी डाटा है हमको सॉफ्टवेयर को पकड़ाना पड़ेगा, जो जो हमारी साइट के अकॉर्डिंग है। अब मान लो तुम साइट मतलब कहाँ पे बना रहे हो, उसके आसपास कितनी भीड़ है, भीड़ हो गई, और उसको कहाँ पे रहते हैं हम, दिल्ली के अंदर। क्योंकि क्या होता है, विंड जो स्पीड होती है, जाहिर सी बात है, अगर विंड स्पीड अगर चेंज होगी तो विंड प्रेशर भी चेंज होगा। क्यों, मान के चलो एक जगह तो ज़्यादा हवा आ रही है, विंड की स्पीड बहुत तेज़ है, तो प्रेशर भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल ले लो, कभी बाइक चलाई होगी, इतनी उम्र के तो हो गए अब। तो बाइक चलाने के बाद जब भी तुम मान के चलो बाइक पे तुम एक ब्लैक बोर्ड ले जा रहे हो, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी परचेज करके लाए, और तुमने क्या कर लिया, उसको सीधा रख दिया बाइक पे, बीच में रख दिया, बीच में आगे ड्राइवर बैठा है, कोई चला रहा है, पीछे तुम बैठे हो बोर्ड को पकड़ के एकदम। तो क्या होगा, हवा जैसे जैसे हम जितनी तेज चलाएंगे, जितनी तेज चलाएंगे मीन्स वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। वेलोसिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगी, प्रेशर कितना ज़्यादा आएगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। कहाँ पे, बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर आएगा तो तुम भी फील करोगे, हाँ यार बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रहा, भाई धीरे चला, ऐसे बोलोगे उसको। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, विंड प्रेशर आएगा। तो विंड प्रेशर तुम्हारे क्या आता है, किस किस पे डिपेंड करता है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। किस पे हो गया, विंड स्पीड पे। उसके बाद हो गया तुम्हारा ट्रेन टाइप। टेरेन टाइप मतलब तुम्हारा जो अंडुलेशन, तुम्हारा जो सरफेस है वो कैसा है, ग्राउंड सरफेस कैसा है। अब मान के चलो कि तुम्हारा सरफेस ही ऐसा है कि तुम्हारी विंड इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। सरफेस मतलब जैसे रेगिस्तान में गए हो, रेगिस्तान मान लो ऐसे, तुम्हारा ऐसे एक रेत का टीला है, और यहाँ पे तुम्हारी क्या है, कोई भी एक स्ट्रक्चर तुमने बना रखा है। अब जब यहाँ से हवा आएगी तो वो कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे। जितनी डिफ्लेक्ट होगी वो उतनी कहाँ जाएगी, उस विंड पे, उतने ही उस स्ट्रक्चर पे कितनी जाएगी, तेज जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, और तेज। तो ऐसे क्या करता है, ट्रेन कैटेगरी पे ये डिपेंड करता है कि जितना हमारा एंडुलेशन होगा उतना ज़्यादा विंड इंटेंसिटी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा क्योंकि क्या, यहाँ पे तो बिल्कुल हवा नहीं है, इस साइड तो विंड है ही नहीं, और इस साइड देखा तो सारी विंड ही कहाँ पे आ रही है, इस साइड आ रही है, ऊपर की तरफ। तो टेरेन कैटेगरी पे डिपेंड करता है। लोकेशन ऑफ द साइट, कहाँ पे रहते हैं, तो रहते कहाँ पे हैं, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, विंड इंटेंसिटी अलग अलग। लैटिट्यूड डिपार्चर पे डिपेंड, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। लैटिट्यूड क्या है तुम्हारा, लोकेशन कहाँ पे है, तो वहाँ पे तुम्हारी विंड इंटेंसिटी और विंड स्पीड भी क्या है, अलग अलग होती है। तो विंड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, विंड स्पीड, लोकेशन, टेरेन कैटेगरी। तो तीन चार फैक्टर तो ये हो गए। उसके बाद होता है तुम्हारा ट्रेन कैटेगरी कौन सा है। टेरेन कैटेगरी मीन्स, अब मान लो तुम रहते हो गांव के अंदर, तो गांव के अंदर क्या होता है, बहुत कम रेयर चांस है कि कोई दो तीन बिल्डिंग दिख जाएगी। तो क्या होगा, विंड इंटेंसिटी अगर जब हवा चली, तो हवा चली तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और वो सीधा इफेक्ट किस पे करेगी, जो दो तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उन पे सीधा प्रेशर डालेगी। क्यों, क्योंकि आसपास कोई बिल्डिंग है ही नहीं। अब तुम आ जाओ सिटी के अंदर, सिटी में तुमको क्या है, एक बिल्डिंग तुम्हारी यहाँ पे है, 10 मीटर बाद देखा तो एक और बिल्डिंग मिल गई, तो कदम चलते गए तो भाई साहब पूरा शहर देखा बिल्डिंगों से भरा हुआ है। दिल्ली ले लो, अगर दिल्ली में गए हो तो कभी देखना, दिल्ली में तुमको मिलेगा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है आसपास। तो अगर हवा चली बिल्डिंग के अंदर, तो जो बीच का जो एरिया होता है बिल्डिंग में, क्योंकि सब जगह बिल्डिंग है, पूरी दिल्ली को कवर कर रखा है बिल्डिंग्स ने, तो जो बीच का एरिया वहाँ तुमको पता लगेगा हवा आ ही नहीं रही सही से, मतलब बहुत कम हवा आ रही है, तुमको पता भी नहीं लगेगा हवा चल रही है बाहर, बाहर की तरफ, क्योंकि सभी को क्या कर दिया, रोक लिया बाहर की जो बिल्डिंग है। तो ये फर्क होता है लोकेशन पे। इसी को बोलते हैं ट्रेन कैटेगरी, कि तुम्हारी ट्रेन की कैटेगरी कैसी है, कि तुम्हारी जो बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग है आसपास, मतलब कितना उसको रजिस्ट कर सकती है विंड को। अगर रजिस्ट ज़्यादा कर सकते हैं तो विंड लोड क्या आएगा, कम आएगा बीच वाली दीवारों पे।
मतलब बीच वाली जो बिल्डिंग है ना, सराउंडिंग जो बिल्डिंग है उन पे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन जो बीच में जो बिल्डिंग्स है उनके सराउंडिंग के, उन पे क्या आएगा, विंड लोड कम आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वालों ने रोक लिया, जो बाहर की बिल्डिंग है उन्होंने रोक लिया उसको। तो ऐसे ये जो फैक्टर्स है ये डिपेंड करते हैं हमारे इसके अंदर। तो आई होप तुमको ये जो लॉजिक है विंड का वो क्लियर हो गया होगा, क्यों हम डिज़ाइन करते हैं विंड के लिए। तो अभी हम कहाँ पे जाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो अब मान के चलो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अब तुमको क्या देना है, इसमें विंड देना है। तो सॉफ्टवेयर में कैसे देते हैं, अलग तरीके से। तो क्या करना है, सबसे पहले विंड डेफिनेशन पे गए। अब विंड देने के दो तरीके हैं, मैं तुमको दोनों तरीके सिखाऊंगा। तो पहला तरीका तो बहुत ईजी है। पहला तरीका तुमको यहाँ पे मिलेगा विंड लोड जनरेटर का। विंड लोड जनरेटर है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कोड आ रहा है तुम्हारा क्या, IS 875 पार्ट 3 2015। इंडियन कोड हमारा यही है। मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि तुमको विंड के लिए कौन सा कोड पढ़ना है, IS 875 पार्ट 3 2015। इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो विंड इंटेंसिटी वाला जो टैब है ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, ओपन। अब तुमसे पूछेगा तुम्हारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने तुमको क्या बोला, दो तरीके हैं। ये सबसे शॉर्ट तरीका है बिल्कुल, इसको करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा लेंदी है, तो उसको हम चाहेंगे कि उसको हम नहीं करें, लेकिन कंडीशन है इसकी भी। इसकी कंडीशन क्या है, तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, या तो रेक्टेंगुलर क्लैड हो या फिर अनक्लैड फ्रेम बिल्डिंग हो। अब इनका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो। पहला तो क्या है, रेक्टेंगुलर क्लैड। क्लैड का मतलब क्या होता है, पूरा पैक। क्लैड का मतलब होता है पैक, पूरा। मतलब दीवारें हैं बिल्डिंग के अंदर। तो ये तुम्हारा किसका ऑप्शन हो गया, ये तुम्हारा हो गया रेक्टेंगुलर। कैसा क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और क्या है, ये क्लैड बिल्डिंग है। तो अगर हमको इसको डिजाइन करना है तो हम सीधा तरीका है, इसको हम सीधा क्या ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसको सॉफ्टवेयर का जो आगे का जो पार्ट है उसको रोक के तुमको एक बार मैं कोड समझाता हूँ, कोड में है क्या, हमको क्या क्या चाहिए। तो मैंने कोड है वो तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो, साइट पे मिल जाएगा, कहीं पे भी गूगल पे टाइप करो IS 875 पार्ट 3, तुमको गूगल पे मिल जाएगा। IS 875 पार्ट 3 2015, ये हमारा क्या है, विंड लोड का कोड है। तो हम नीचे गए, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन हो गया। तो मैंने जैसे बताया था 875 में कौन कौन से पार्ट है। पार्ट 1 किसके लिए, डेड लोड के लिए। पार्ट 2 किसके है, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड। पार्ट 3 कौन सा है, विंड लोड। 4 कौन सा है, स्नो लोड। और 5 है हमारा स्पेशल लोड्स या लोड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में स्कोप वाला पोर्शन है, ये हमारे काम का नहीं है। रेफरेंसेज हैं, जो यूनिट्स हैं ये भी हमारे अभी इसमें काम नहीं आएगी। तो हम गए सबसे पहले यहाँ पे विंड स्पीड। जैसे कि तुम जानते हो कि हमको क्या देना है, विंड फोर्स लगाना है। तो विंड फोर्स क्या है, कुछ पैरामीटर से उन पर डिपेंड करता है। वो पैरामीटर है ये। मैं थोड़ा तुमको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट का ऑप्शन ये। इसको जूम करा तो जूम करते क्या होगा, ये रहा। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें तुमको दिया हुआ है कि डिज़ाइन विंड स्पीड मतलब VZ। ये किस किस पे डिपेंड करती है, टेरेन रिस्क लेवल, टेरेन रफनेस और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, लोकल टोपोग्राफी और इम्पोर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन। तो फिर उसको फैक्टर्स को कंसिडर करके हम कैसे लिखते हैं इसको, डिज़ाइन विंड स्पीड मीन्स VZ, वो किसके इक्वल होगी, VB हमारा क्या है, बेसिक विंड स्पीड। अब जो बेसिक विंड स्पीड है वो हर साइट के लिए अलग अलग होती है, हर सिटी के लिए। जितने भी सिटी है हमारे वर्ल्ड के अंदर भी बोल सकते हैं, अगर हम इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया में जितने भी सिटी हैं स्टेट्स के अंदर, तो उन सब के लिए ये जो विंड बेसिक विंड स्पीड है VB ये अलग अलग होगी। और इसका चार्ट पे दिया हुआ है, लास्ट पेज पे है, वो मैं बता दूंगा कहाँ से आया। तो VB हम वहाँ से ले लेंगे हमारी लोकेशन के हिसाब से कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, VB वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। K1 K2 K3 K4 ये हमारे प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, यानी रिस्क कॉम्पिशेंट। जो ये रिस्क लेवल लिखा हुआ है इसी को कंसिडर करके कौन सा फैक्टर लिया हुआ है, K1। दूसरा क्या है, K2 हमारा है टेरेन
या हाइट फैक्टर, जो हमारे ट्रेन रफनेस और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसी को कंसिडर करके कौन सा फैक्टर लिया है, K2। थर्ड हमारा है K3 टोपोग्राफी फैक्टर, और फोर्थ हमारा है इम्पोर्टेंस फैक्टर साइक्लोनिक रीजन के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि नोट में लिया हुआ है विंड स्पीड मे बी टेकन एज कांस्टेंट अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर की हाइट, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट तक जो विंड स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। हाउएवर प्रेशर फॉर द बिल्डिंग लेस देन 10 मीटर हाई मे बी रिड्यूस बाय 20% फॉर इवेल्युएटिंग स्टेबिलिटी एंड डिजाइन ऑफ द फ्रेमिंग, और उसको 10 मीटर की हाई के लिए रिड्यूस भी कर सकते हैं 20%। तो हमारी मेन लाइन यही है बस कि विंड स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हाइट अप टू 10 मीटर। तो 10 मीटर के लिए हमारी क्या होती है, विंड स्पीड कांस्टेंट। तो इसको मैं तुम्हें एक बार थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। पेंट्स में फिर हम आते हैं अगले रिस्क कोफिशिएंट। रिस्क कोफिशिएंट क्या है हमारा, K1। तो K1 के लिए बात करते हैं। K1 क्या होगा, gives the behind of category 2 as applicable up to 10 meter on 15-year main period, the suggestive life period to be assumed in design and ये। सो टेबल नंबर 1 के अंदर ये दिया हुआ है K1 के बारे में। सो टेबल नंबर 1 हम देखते हैं, नीचे गए, ये हमारा फिगर नंबर 1 है और ये हमारी टेबल नंबर 1। तो यहाँ पे K1 दिए हुए हैं, K1 फॉर बेसिक विंड स्पीड। तो क्या होता है कि ये हमारे क्या है, क्लास ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स जनरल बिल्डिंग है या टेम्प्रेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ऐसे लो डिग्री ऑफ हैजार्ड एंड, या फिर हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। तो इन चारों केसेस के लिए हमारी मेन प्रोबेबल लाइफ है कि 50 ईयर्स के लिए क्या होता है, जितने भी जनरल बिल्डिंग है उनके लिए लाइफ टाइम होता है हमारा डिज़ाइन लाइफ 50 ईयर्स। टेम्प्रेरी के लिए हम कितना लेते हैं, 5 ईयर्स। और बिल्डिंग और स्ट्रक्चर presenting a low degree of hazard to life and property in the event of failure, such as isolated towers in wooden areas, farm buildings। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं ये टाइप नंबर 3 में लेते हैं, और उनकी कितनी होती है, 25 उनकी लाइफ टाइम होती है। और जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मीन्स पावर प्लांट स्ट्रक्चर हो गए, टावर्स हो गए, कम्युनिकेशन बिल्डिंग एंड टावर्स, हॉस्पिटल्स हो गए, उनके लिए कितना लेते हैं हम, 100 ईयर्स, 100 साल के लिए उनको बनाते हैं। तो जो K1 जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो हमारे किस पे, टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर मीन्स क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर, और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, विंड स्पीड पे। बेसिक विंड स्पीड क्या है उसके हिसाब से हम क्या लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, 33 मीटर पर सेकेंड की अगर बेसिक विंड स्पीड है तो इनके लिए क्या दिया हुआ, ये फैक्टर दिए हुए हैं। तो ये हम आराम से क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा K1 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो K1 हो गया। अब हमको किसके बारे में बात करना है, K2 के बारे में। K2 हमारा क्या है, टेरेन हाइट फैक्टर। तो नाम से ही समझ आ रहा है हाइट फैक्टर है, तो क्या हाइट पे डिपेंड करेगा। तो इसमें 4 तरह के टाइप होते हैं। कैटेगरी 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपोज्ड ओपन टेरेन विद फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओपन एरिया में है। जैसे हमारे फैक्ट्रीज हो गई, जो भी हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, अगर वो कहीं भी रूरल एरिया में, कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं है आसपास, कोई भी बिल्डिंग एरिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो किस में है, एक्सपोज्ड है, ओपन टेरेन में, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं जो विंड को रोकेगा। तो विंड ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी 1 में। 4 तरह के होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर। ऐसा है कि अगर उसके आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सबकी हाइट 1.5 मीटर से कम है, तो उसको हम किस में लेंगे, ट्रेन कैटेगरी 1 में। सेम ट्रेन कैटेगरी 2 किसको बोलेंगे, अगर अपना ओपन ट्रेन में है और ऑब्स्ट्रक्शन की जो हाइट है कहाँ से कहाँ तक है, 1.5 मीटर से 10 मीटर, तो उसको किस में लेंगे, कैटेगरी 2 में। थर्ड में किसको लेंगे, जिसकी हाइट किससे ज़्यादा हो जाएगी, 10 मीटर से ज़्यादा। इसमें लिखा हुआ है अप टू 10 मीटर इन हाइट विद ए फ्यू आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर। थोड़े से जो लंबे टॉल स्ट्रक्चर हैं उनके लिए हम कौन सा लेंगे, ट्रेन कैटेगरी 4।
थर्ड, और जो जहाँ पर ट्रेन विद न्यूमरस लार्ज हाई कोस्ट क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम किस में लेंगे, ट्रेन कैटेगरी 4 में। फॉर मतलब क्या है इसमें, इस लाइन का कि वहाँ पे बहुत सारे क्या है लार्ज स्ट्रक्चर हैं और बहुत ही आसपास, बिल्कुल पास पास में, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में जो बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल पास पास में है, स्पेस क्या है बहुत कम है उनके बीच में, तो वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन, वो भी लार्ज नंबर्स में, तो उसको किस में लेंगे, ट्रेन कैटेगरी 4। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। ट्रेन कैटेगरी में रिपीट कर देता हूँ, ट्रेन कैटेगरी 1 क्या है हमारा, जो एक्सपोज्ड हो और जो उसके आसपास के जो भी छोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं उनकी हाइट कितनी हो, 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से कम। 2 में कौन सा होगा, ओपन है और कितनी हाइट है आसपास के ऑब्स्ट्रक्शंस की, 1.5 मीटर से 10 मीटर तक। थर्ड, ट्रेन कैटेगरी 2 ये हो गई, ट्रेन कैटेगरी थर्ड ये रही, जहाँ पे क्या हो, ट्रेन विद न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड, आसपास हो बिल्कुल पास पास, और हाइट कहाँ तक हो, 10 मीटर तक हो, तो उसको हम क्या लेंगे, ट्रेन कैटेगरी 3। 2 में और 3 में क्या फ़र्क है, 2 में क्या है थोड़े कम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे क्या है ज़्यादा स्ट्रक्चर है, न्यूमरस मीन्स नंबर्स में कुछ ज़्यादा है, तो कैटेगरी 3 में क्या आएगा, जिसमें थोड़े स्ट्रक्चर ज़्यादा है आसपास, तो उसको लेंगे कैटेगरी 3 में, लेकिन हाइट कहाँ तक होनी चाहिए, 10 मीटर तक, और अगर हाइट 10 मीटर से ऊपर से ले गई तो उसको किस में लेंगे, कैटेगरी 4 के अंदर, यानी कि वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हमारी ये कैटेगरी हो गई 4 कैटेगरी, तो इसके हिसाब से हम क्या लेंगे, K2 फैक्टर, और K2 फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, हमारी ट्रेन कैटेगरी देखेंगे कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेन कैटेगरी है, फिर हम उसको हाइट के अलोंग वेरिएशन करवाते हैं। हाइट के अलोंग क्या होता है, ट्रेन कैटेगरी का जो फैक्टर है K2 वो क्या करता है, वेरी करता है। देख लो यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे K2 की वैल्यू क्या हो रही है, K2 हमारा ये रहा। ट्रेन 1 के लिए देखोगे तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ट्रेन 2 के लिए देखोगे बढ़ रहा है, 3 के लिए भी बढ़ रहा है और 4 के लिए भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये हमारा हाइट के साथ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, K2 फैक्टर भी बढ़ रहा है, तो हमारे हो गया K2। अब हम चलते हैं आगे, फैक्टर K3। तो फैक्टर K3 क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर। ये तुमको याद नहीं करना कोई भी डाटा, इसमें सब कोड में दिया हुआ है, एक बार इसको रीड करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। फैक्टर K3 का मतलब क्या है, द बेसिक wind speed will be given in the figure 1 take into account the general level of sight above sea level, this is valleys and these things also ridges, the effect of the topography shall be significant at a site when the, ये हमारा डिपेंड करता है थीटा पे, कि हमारे जो विंड आ रही है वो कितने इंक्लिनेशन पे है, कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है। अगर जो हमारी विंड है वो 3 डिग्री और या फिर उससे कम है, मोर देन अबाउट 3 डिग्री एंड बिलो दैट, तो हमारा जो क्या होगा, वैल्यू ऑफ K3 कितना हो जाएगा, 1। अगर K3 जो है किस रेंज में है, 1 से लेके 1.36 फॉर द स्लोप, अगर मोर देन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है तो कितनी वैल्यू रहेगी उसकी, 1 to 1.36, और इवेल्युएटिंग द वैल्यू मोर देन 1 इज गिवन इन NX3। तो NX3 अगर देखोगे तो वहाँ पे तुमको 1 के लिए भी मिल जाएगा, मोर देन 1 हमको कब लेना है। तो अभी हम कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा कौन सा फैक्टर है, K2। ये याद बिल्कुल नहीं करना है कि इसके लिए ये होता है इसके लिए वो, जो हमारा स्टैट प्रो है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। स्टैट प्रो में हमको एक भी चीज़ ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर है और क्या काम में आते हैं। अब K4 है, तो K4 किस पे डिपेंड करता है, साइक्लोन पे। तो K4 क्या है, सीधी वैल्यू देख लो यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट साइक्लोन इम्पोर्टेंस फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। तो जो हमारे स्कूल से हॉस्पिटल से इनके लिए कितना लेना, 1.3। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसके लिए कितना लेना, 1.15, और जितने भी अदर स्ट्रक्चर है उनके लिए कितना लेना है, 1। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कैसे लेते हैं। तो हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो हम जब हमें हमारे फैक्टर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या निकाल लेंगे, सीधा VZ। तो मैं एक बार VB और दिखा देता हूँ, VB कहाँ मिलेगा। VB तुमको लास्ट में भी इसके टेबल है, मैं चेक करता हूँ इसमें है या नहीं, ये रही। नीचे नीचे आओगे तो NXA में तुमको इसकी टेबल दी हुई है। ये क्या है, बेसिक विंड स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सिटी पे। तो इस सिटी पे क्या करती है, डिपेंड। आगरा के लिए कितना, 47 मीटर पर सेकेंड, अहमदाबाद के लिए 39, वही दोबारा याद नहीं करना,
जब हम स्टैट प्रो में एंटर करेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, कोड से खुद ये वैल्यू उठा लेगा। तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितनी वैल्यू हमको कोड चेक करना पड़ेगा। कोड हमको ओपन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको जो चीज़ें पूछे उसके बारे में बस पता होना चाहिए क्या क्या होता है कोड के अंदर। तो हमारी विंड स्पीड भी यहाँ से आ जाएगी। तो विंड स्पीड हमारे आने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, डिज़ाइन विंड स्पीड। वीजेड हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। और वीजेड आते ही हमको क्या निकालना है इसके बाद, वीजेड आने के बाद हमको निकालना होता है पीजेड। पीजेड मीन्स वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे है पीजेड, ये रहा, विंड प्रेशर। क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, कितना प्रेशर हमारे बिल्डिंग पे आएगा विंड की वजह से। तो उसका फॉर्मूला है पी जेड इजल टू 0.6 वी जेड का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है। वी जेड हमको मिल ही जाएगा और 0.6 से और उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। पी जेड की यूनिट किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वी जेड की किस में है, वी जेड की है मीटर पर सेकेंड में। तो ये यूनिट से इसके हिसाब से हमको एंटर करना है वैल्यू। जब हमारा पी जेड आ जाएगा तो अब हमको क्या निकालना है, पी जेड आने के बाद हमको निकालना है पी डी। ये क्या है, डिज़ाइन विंड प्रेशर। लेकिन हमारे जो फैक्टर्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। तीन फैक्टर और आते हैं, के डी, के ए, के सी। विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर, एवरेज एरिया एवरेजिंग फैक्टर, कंबाइंड कॉम्बिनेशन फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर पे हमको क्या है देखने पड़ेंगे। तो हमने नीचे देखा के डी का, तो ये रहा। तो के डी में क्या लाइन याद रखनी, ये रही, 0.9 में बी यूज्ड ऑन डिज़ाइन विंड प्रेशर। किसके लिए, जब हमारा ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो और रेक्टेंगुलर हो। तो फैक्टर कितना लेना है, 0.9। लैटिस फ्रेमवर्क हो गए तो इनके लिए कितना लेना है, 0.9। बिल्डिंग्स, सॉलिड साइंस, ओपन साइंस। और जब हमारे क्या हो, सर्कुलर हो या नियर सर्कुलर फॉर्म हो, तो उसके लिए कितना लेना है, 1। बस बात खत्म। तो के डी ऐसे निकालना है। के ए किस पे डिपेंड करता है, हमारा ट्रिब्यूटरी एरिया पे। तो ट्रिब्यूटरी एरिया के बारे में नीचे लिखा हुआ है, ये तुम पढ़ लोगे तो यहाँ से भी तुमको क्लियर हो जाएगा। अगर ट्रिब्यूटरी एरिया हमारा क्या हो, 10 मीटर स्क्वायर से कम हो, तो उसके लिए के ए एरिया एवरेज फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अगर 25 हो तो कितना हो जाएगा, 0.9। और अगर 100 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.8। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है ये ट्रिब्यूटरी एरिया। सो ट्रिब्यूटरी एरिया है, ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर इवेलुएटिंग लोड्स ऑन फ्रेम एंड ट्रिब्यूटरी एरिया शैल बी टेकन एज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रेम्स multiplied by the individual panel dimension in the other direction together with overall pressure coefficient। तो हमारा ट्रिब्यूटरी एरिया क्या होता है कि हमको टॉप व्यू में उसको देखना है और उसका एरिया निकाल लेना है सिंपली, कि कितना एरिया वो कंसिडर हो रहा है। इंडिविजुअल एलिमेंट का देखना है तो इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। सो द प्लेट टाइप एलिमेंट, द एरिया ऑफ द इंडिविजुअल प्लेट बिटवीन सपोर्ट इज टेकन एज द ट्रिब्यूटरी एरिया। तो प्लेट के लिए क्या लेना है, प्लेट टाइप एलिमेंट हुआ तो क्या ले लेंगे, सीधा इंडिविजुअल प्लेट का एरिया। ग्लास क्लैडिंग है तो उसके लिए क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ग्लास इज ट्रिब्यूटरी एरिया। तो ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं हमारे थर्ड फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर क्या है, के सी, कॉम्बिनेशन फैक्टर। कहाँ पे दिया हुआ है, 7.3333313। हमने सर्च करा 7.3313, सेवन पॉइंट फोर आ गया, एक सेकेंड। ये रहा 7.3313। तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, इसकी वैल्यू हमको लेनी है 0.9। तो ये वैल्यू हमको क्या रखना है, ये याद रखना है। तो हमको सिर्फ याद मतलब सिर्फ कोड में देख लो एक बार, याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको 3 वैल्यूज़ इसमें ध्यान रखनी है। कौन कौन से 3 वैल्यूज़, वो तीनों फैक्टर जो अभी हमारे किस में यूज़ आए, पी डी के अंदर। ये फैक्टर हमको याद रखने हैं बस, के डी, के ए, के सी। याद मीन्स कोड में याद रखना है कि हाँ कोड के अंदर कहीं है, कैसे निकालना है वो मैंने बता ही दिया। तो के डी कैसे निकालोगे, के डी तुमको पता ही है, अगर तुम्हारा नॉन सर्कुलर है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 0.9। सर्कुलर तो क्या हो जाएगा, 1। के ए कैसे निकालोगे,
एरिया निकालना पड़ेगा पहले कि तुम्हारा एरिया कितना है, ट्रिब्यूटरी एरिया। तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, उससे तुम्हारा के ए आ जाएगा। ट्रिब्यूटरी एरिया के बारे में ये लिखा, ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो फॉर इवेलुएटिंग लोड्स ऑन फ्रेम्स द ट्रिब्यूटरी एरिया शैल बी टेकन एज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्रेम मल्टीप्लाई बाय द इंडिविजुअल पैनल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए ट्रिब्यूटरी एरिया। और इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए भी तुमको दे रखा है कि कैसे निकालना है। सो इसके बाद अब हम चलते हैं, हमारा के ए हो गया, के सी हमारा कितना है 0.9, पी जेड हमारा आ ही जाएगा 0.6 वी जेड के स्क्वायर से। तो हमारा पी डी भी क्या हो गया, कैलकुलेट। तो हमको सिर्फ इतना ही कोड में जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने तुमको बता दी, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। तो यही हमारा काम का है जो हमको डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा। बाकी हमारा जो है वो कोड जो खुद ले लेगा, तो उससे भी रिलेटेड मैं थोड़ा जो डिस्कशन है वो कर लेता हूँ इसी में। हमारे क्या होता है कि बिल्डिंग रेशियो, बिल्डिंग हाइट रेशियो के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग हाइट मीन्स एच बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हमारा विड्थ ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग हाइट रेशियो से हम क्या निकालते हैं, हमारे जो फैक्टर्स हैं सी पी ई मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, अब ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ, अभी एक सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, हमारे पास विंड प्रेशर आ गया, क्या आ गया, विंड प्रेशर पी डी। अब उसको हमको फोर्स में बदलना, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई। तो एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या एक फैक्टर लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो वॉल्स हैं वो पूरी तो कवर है नहीं, उसमें क्या है, विंडो भी है, सब कुछ है। तो विंडो का जो फैक्टर है, जो उसका एरिया बचेगा, ओपन एरिया है, उसकी वजह से भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम हो गया तो क्या हो गया, फोर्स भी कम आएगा। तो उसी के लिए हमको सी पी ई और सी पी आई यूज में लेना पड़ते हैं। सी पी ई क्या होता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, सी पी आई हमारा क्या होता है इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। क्योंकि अगर किसी चीज़ पर हमको फोर्स निकालना है तो हमको सिंपल प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एरिया से। लेकिन फैक्टर भी लेना आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ ओपन एरिया भी होगा। तो उसके लिए हमको सी पी ई और सी पी आई के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो सी पी ई हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं सी पी आई। सी पी आई की ये भी तुमको याद नहीं करना, मैं सिर्फ बता देता हूँ क्या क्या होता है। अगर तुम्हारे पास लगभग 5% से ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं है किसी भी वॉल पे, 5% बिल्डिंग में 5% से ज़्यादा ओपनिंग नहीं है, मीन्स 5% से कम है, तो क्या वैल्यू होगी, +0.2 और -0.2। अब ये प्लस में माइनस में क्यों लिया ये मैं बताऊंगा बाद में, बस इसको ध्यान रखना कि हम दोनों साइंस के साथ लेना है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। अगर तुम्हारा क्या है 5 से लेकर 20% तक क्या है, ओपनिंग है। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग बिटवीन अबाउट 5 to 20%, तो कितना होगा 0.5 और -0.5। सेम अगर तुम्हारा मोर देन क्या हो जाए, मोर देन क्या हो जाए 20%, तो क्या हो जाएगा 0.7 या फिर -0.7। तो अब एक भी बात देखो, जैसे जैसे हमारा ओपनिंग एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे फैक्टर भी क्या हो रहा है, सी पी आई बढ़ेगा। अगर सी पी आई बढ़ेगा तो सी पी आई किसके बाद है, सी पी आई किसके बाद है, सी पी ई के बाद है, माइनस में। सी पी आई से सी पी ई के क्या बाद में, माइनस में। तो सी पी आई बढ़ा तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे जैसे सी पी आई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एफ की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो एफ की वैल्यू डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हमने जब ओपन एरिया जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स भी उतना ही कम लगेगा, क्यों, क्योंकि एरिया कम होगा तो क्या होगा, फोर्स भी कम। तो इसलिए हमने एरिया का फैक्टर लिया है सी पी ई माइनस सी पी आई, जिसमें सी पी आई हमारा क्या बताएगा, ओपनिंग्स को, और सी पी ई बताता है, वो हम आगे देखते हैं सी पी ई क्या बताएगा। सी पी ई हमारा होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। तो उसके लिए हमको देखना है टेबल नंबर 5, क्लैड बिल्डिंग के लिए, क्लैड मीन्स क्लोथ्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है तुमको, एच बाई डब्ल्यू की रेशियो है, अगर वो 1/2 से कम हुआ तो ये दो फैक्टर के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये सी पी ई के सबके वैल्यूज हो गए, क्या हो गए सारे, सी पी ई। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एच बाई डब्ल्यू पे और एल बाई डब्ल्यू पे, और तुम्हारा थीटा, थीटा मीन्स कितने डिग्री पे क्या आ रही है, विंड कितने डिग्री पे आ रही है, और कौन से फेस पे हम देख रहे हैं, ए बी सी डी किस फेस पे। तो उस हिसाब से हमको क्या लेना है, ये फैक्टर सी पी हम निकालते हैं। टेंशन मतलब इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा देंगे पूरा,
जिसमें पता रहेगा कि हम कैसे करते हैं। एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर विंड लोड के ऊपर कि विंड लोड हम थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो तुमको मतलब जो सॉफ्टवेयर बेस पे है वो तो खुद ही कैलकुलेट करेगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो हमको पता होना चाहिए वो मैंने बता ही दिया तुमको कि हमको सॉफ्टवेयर में कितनी चीज़ें डालनी है, तो वो मैं आगे बता दूंगा कैसे करते हैं। बस हमको पता होना चाहिए कि सीपीई क्या होता है, कैसे निकलता है, कहाँ पे टेबल है, बस इतना पता होना चाहिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद बाकी काम किसका है, सॉफ्टवेयर का है। तो यहाँ तक तुम्हारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो सारा रेडी है। तो अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखो अब तुमको इनसे फैमिलियर करवाते हैं कैसे कैसे काम होता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मैंने बताया था क्या होना चाहिए, या तो क्लैड बिल्डिंग हो, क्लैड मीन्स क्लोथ्स, या फिर अनक्लैड। लेकिन होना कौन सा चाहिए, रेक्टेंगुलर। ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी कौन सा है, फ्रेम, मतलब रेक्टेंगुलर ही होंगे। तो दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर। तो दो केस के लिए सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, वैलिड है, बाकी और केस के लिए वैलिड नहीं है। दूसरे के लिए हमको क्या करेगा, अलग से बनाना पड़ता है। तो अलग से बनाना भी मैं इसके बाद तुमको सिखा दूंगा, अलग से कैसे हम बनाते हैं, हमारा विंड लोड कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हम ले लेते हैं हमारा रेक्टेंगुलर क्लैड बिल्डिंग। क्लैड बिल्डिंग मीन्स वो क्या है, पूरा कवर है। तो इस पर क्लिक किया। मैक्सिमम हाइट कितना है, 15 मीटर। ऑटोमेटिक ले लेगा, सॉफ्टवेयर खुद ही देख लेगा कितना हाइट हमारा है बिल्डिंग का। उसके बाद हमको देखना है कि हमको हाइट इंटरवल कितना देना है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैलकुलेशन के लिए हमको हाइट इंटरवल कितना देना है, जितना कम इंटरवल लोगे उतना ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है, मीन्स उतने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। तो हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हाइट इंटरवल है बिल्डिंग का वो क्या है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर। तो हमने क्या ले लिया, 3 3 मीटर ले लिया। अब क्या है हमारे पास, बेसिक विंड स्पीड किस पे डिपेंड करता है, सिटी पे। तो यहाँ सारे ऑप्शन आ जाएंगे सिटी के, तुमको सिर्फ क्या करना है, ओनली सेलेक्ट करना है, वो अपने आप ले लेगा कि कितना उसका वैल्यू है। तो मैंने दिल्ली ले लिया, तो दिल्ली के हिसाब से उसने क्या ले लिया, 50 ले लिया ऑटोमेटिक। कस्टम पे क्लिक करके तुम कुछ भी एंटर कर सकते हो, कस्टम पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे हिसाब से भी एंटर कर लो। अब देखो K1 फैक्टर मैंने बताया था किस किस पे डिपेंड कर रहा था, क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये पूछेगा कौन सा क्लास का बिल्डिंग है, टेम्परेरी है, लो हैजार्ड है, अदर है, या जनरल बिल्डिंग है। तो हम क्या लेते हैं, जनरल बिल्डिंग है, जिसका कितना है लाइफ टाइम, 50 ईयर्स, कोड में दिया हुआ है 50 ईयर्स। फिर हमसे पूछेगा K3। K3 कितना लोगे, K3 किस पे डिपेंड करता है तुमको पता है, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। K3 के लिए ऊपर गए, KD हो गया, ये रहा K3। K3 किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो एंगल पे डिपेंड करता है, देखो अगर बिलो दैट 3 डिग्री है, और हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टली फ्लो रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री से कम ही होगा, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के लिए कितना लेना है, 1। तो हमको करना क्या है, हमको हमेशा यही मानना है कि हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मीन्स बिल्कुल लेटरल विंड है जो फ्लो हो रही है। तो हमको इसको हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है सॉफ्टवेयर के अंदर। K4 स्ट्रक्चर पूछेगा कैसा है, इमरजेंसी सर्विस ये या फिर अदर। तो हम किस पे क्लिक कर देते हैं, अदर स्ट्रक्चर पे। टेरेन कैटेगरी पूछता है, 2 है, 3 है, 4 है, मीन्स आसपास कितने स्ट्रक्चर है, आसपास कितने बड़े बड़े हैं, कितने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। तो दिल्ली का हमने लोकेशन लिया है, तो दिल्ली में मैंने बताया तो क्या बहुत ज़्यादा हैविली ऑब्स्ट्रक्शन अवेलेबल है, हाई क्लोजली ऑब्स्ट्रक्शन अवेलेबल है दिल्ली के अंदर। तो हम कौन सा लेंगे, 4, क्योंकि 4 के अंदर ही क्या था, क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हमारे पास क्या है, फैक्टर पूछता है, ये 3 फैक्टर आए थे लास्ट में। तो ये भी मैं तुमको, अब ये तुमको कोड से खुद लेना पड़ेगा। KD का वैल्यू, तो KD का वैल्यू कितना लेंगे, 0.9 या 1। रेक्टेंगुलर है हमारा, सर्कुलर तो है नहीं, तो हमको कितना लेना है, 0.9। तो इसमें कितना पुट कर दो, 0.9। अगला KA। KA के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ट्रिब्यूटरी एरिया। यहाँ पे मैंने समझाया भी हुआ है कैसे करोगे। अगर तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर तुम देखोगे तो कैसे आएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, फॉर इवेल्युएटिंग लोड्स ऑन फ्रेम्स द ट्रिब्यूटरी एरिया शैल बी टेकन एज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्रेम्स। यानी जो हमारे फ्रेम्स उनके बीच की क्या लेनी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इंडिविजुअल पैनल की डायमेंशन से। तो उससे हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स उसकी लेंथ। तो एक तरह से हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर ही है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया ले लेंगे एक तरह से। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है।
याद हो तो मैंने शुरू में कितना लिया था स्ट्रक्चर विजार्ड में, 12 मीटर हमने लेंथ ली थी, 12 मीटर हमने क्या ली थी विड्थ, और 15 मीटर हमने क्या लिया था हाइट। तो 12/12 कितना हो गया 144। 12/12 हो गया ना, लेंथ कितना हो गई टोटल 12, और विड्थ कितनी हो गई, विड्थ भी हमारी कितनी है 12। चाहे तुम यहाँ पे भी देख लो, ये क्या अभी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा ये टैब ओपन है, और इसको क्लोज कर देंगे तो वापस करना पड़ेगा, मैं तुमको उधर ही दिखा दूंगा। लेकिन हमने कितना लिया था 12 मीटर लिया था हॉरिजॉन्टल, मीन्स लेंथ उसकी 12 मीटर थी और विड्थ भी। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय जब विड्थ करोगे तो कितना हो जाएगा 144। 12 इंटू 12 144 कितने से ज़्यादा है, टेबल में देखो, टेबल में 100 से ज़्यादा है 144 ट्यूब्यूटरी एरिया, तो कितना लेंगे 0.8। तो कितना फैक्टर लेना है 0.8। अब है हमारा के सी हमारा क्या फिक्स है 0.9। के सी हमारा कहाँ है नीचे, के सी की वैल्यू कितनी है 0.9, जो कि क्या है फिक्स। तो ये भी कितना हो गया 0.9। तो ऐसे हम क्या लेंगे वैल्यूज लेंगे। तो अब हमारे ये कितना, ये सारा पार्ट रेडी है वैल्यूज का। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है विंड लोड डाटा, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद तुमको मिलेगा तुम्हारी लेंथ कितनी है 12 मीटर, विड्थ कितनी है 12 मीटर, जैसे मैं बोल रहा था 12 मीटर है हमारा। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला था ट्रिब्यूटरी एरिया। हाइट कितना है 15 मीटर। अब यहाँ पे देखो फेस दिए हुए हैं ABCD, वही फेस है जो हमको कहाँ पे दिखे थे कोड के अंदर, एक पिक्चर दी हुई थी साइड में जब हम फैक्टर्स निकाल रहे थे। ये रहा देखो, ये जो डायग्राम है सेम ABCD वाला, ये सेम डायग्राम उधर है, ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ विंड दी हुई है, +x से दी, -x से विंड लगाया, +z से लगाया, -z से लगाया। तो चारों साइड से विंड लेना है। हमको क्या लेना है, हमको यूज में लेना है हमेशा प्रेशर कोफिशिएंट। प्रेशर कोफिशिएंट मीन्स CP CPI और सारे जो थे वो। अब देखो यहाँ पे इसने खुद ने ऑटोमेटिक ले लिया, इसने खुद ने क्या करा ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि हमको देखना पड़ता है उसमें, नहीं तो अगर हम खुद निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, H/W कितना आ रहा है, L/W कितना आ रहा है, फिर हमको ABCD पे 0 डिग्री 90 डिग्री रख के ये सारी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये जो जितनी भी वैल्यू है ना वो सब इसने खुद ने ऑटोमेटिक क्या ले रखी है, कोड से उठा रखा है, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछेगा कि ओपनिंग कितनी है तुम्हारे उसके अंदर, परमेबिलिटी मतलब हाउ टू विंड फ्लो, विंड फ्लो होने के लिए हमारे पास कितना ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे परमेबिलिटी। परमेबिलिटी आपने सॉइल में सुना होगा, क्या होता है कि अपना जो वाटर है वो सॉइल के अंदर कितना ज़्यादा परमेएबल है, मीन्स उसके पास कितनी ज़्यादा वर्ड्स हैं इंटरकनेक्टेड वर्ड्स, ताकि जो वाटर हो फ्लो सके। तो सेम काम इधर भी देंगे, परमेबिलिटी मतलब बिल्डिंग के अंदर कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टिंग ओपन स्पेस है जहाँ से विंड फ्लो हो सके। तो वही हमारे क्या है ओपनिंग CPI जो उसको हम बताएगा। तो इस पर क्लिक कर देंगे, हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे CPI को। इसको ऑफ कर दोगे तो ये भी नहीं दे पाओगे, तुमको क्या देना है 0 तो लेना नहीं है, तो CPI हमको देना है। ओपनिंग कितने ले लेते हैं 5% से लेस देन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बाय डिफॉल्ट 0.2। इस पर पूछेगा तुमको नेगेटिव वाला भी लेना है या सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, तुमको दोनों लेने हैं, प्लस का 0.2 भी माइनस का 0.2 भी। मैंने बताया था दोनों दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो हमको दोनों लेके काम करना है। फिर हमको क्या करना है क्लिक ऑन जनरेट। तो ये देखो सारे जो विंड फोर्स है ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। तो ये हमारी क्या थी शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा था, यही हमारा क्या है शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें हम क्या करते हैं हमारे विंड लोड को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा शॉर्ट ट्रिक हो गया। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये वैल्यूज़ क्या क्या है। ये किसके लिए टाइप 1 हो गया, किसके लिए +x के लिए। इंटेंसिटी पे डबल क्लिक करोगे तो तुमको क्या मिलेगी, हाइट के अलोंग क्या मिलेगी इंटेंसिटी। अब देखो ये तुम्हारा क्या है अलोंग द हाइट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 0.672 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये खुद ने जनरेट करा है, हमने नहीं करा। फिर इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब ये सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या हमारा सिमेट्रिक बिल्डिंग है, और क्या है सिमेट्रिक बिल्डिंग और कौन सा है रेक्टेंगुलर। तो सिमेट्रिक रेक्टेंगुलर होने को ऐसे क्या आ रहा है ये सेम आ रहा है। ये आने के बाद अब हमको क्या देखना है, ये देखो ये इस फेस पे लग रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये भी दूसरे फेस पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये फर्स्ट। अब इसमें क्या है बस यही प्रॉब्लम है, ये एक पे दिखाता रहता है हमेशा। देखने का तरीका क्या है, मैंने किसी पे भी डबल क्लिक करा
वैसे टेंशन मतलब मैं बनाना सिखाऊंगा इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ किसके लिए है, रेक्टेंगुलर होगा तभी हम लगा सकते हैं ऐसे। विंड लोड जनरेटर का यूज़ कब ले सकते हैं, जब रेक्टेंगुलर बिल्डिंग हो। रेक्टेंगुलर नहीं हो तो क्या हुआ, क्या विंड नहीं देंगे हम, विंड तो हमको देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको खुद को बनाना पड़ेगा। एक बार देखो, देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे मैंने फैक्टर चेंज करा 500, एरो दिख रहे हैं, तो ये किसको बताएगा, हमारे विंड प्रेशर को। तो इसको वापस सही कर देते हैं 0.5। तो ऐसे हमको दिखता है कि विंड लोड हमारे कैसे अप्लाई हो रहा है। कितने तरीके के केस हो गए, 8 तरह के हमारे लोडिंग टाइप बन गए विंड के, और 4 4 हर एक में हो गए, तो कितने हो गए, 8 4 जा 32 केस। तो लोड के कितने बने, 32 केस बन गए इधर। तो तुमको क्या करना है, बस ऐसे सीधा क्लिक करना है विंड लोड जनरेटर पे, और तुम्हारे पास क्या आएगा, सारा मॉडल रेडी आ जाएगा। अगर तुम एनालाइज करो इसको तो एनालाइज कर लो। तो ये हमारा क्या है, पहला तरीका है विंड लोड देने का। अब इसके आगे मैं तुमको सिखाऊंगा कि और तरीके कौन कौन से हैं विंड लोड देने के। दो एरर्स आ रही है, एक बार फर्स्ट टाइम हमारा एरर आया तो मैं तुमको दिखाता भी हूँ कि एरर आते तो कैसे क्या सही करना है। यहाँ पे क्या पूछा है, इनको डिसेलेक्ट कर देते हैं। अबो लाइन कंटेंट एरर डाटा फिनिश कमांड इन लोड डाटा, ठीक है। इसको जूम करा, इस पर डबल क्लिक करोगे तुमको एरर भी मिल जाएगा कहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या लिया है, वही सेम गलती इस बार भी करिए, लास्ट टाइम करी थी। तो क्या, डिफाइन कमांड में जाके ऑल पे क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा एरर भी क्या हो जाएगा, सही। तो ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा पहला तरीका है विंड लोड अप्लाई करने का। अब मैं दूसरा तरीका क्या कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में करा दूंगा तो सब ओवरलैप हो जाएगा तुम्हारे माइंड में। लेकिन तुमको बस सिंपली ध्यान रखना है कि फैक्टर लेने कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी है। सिर्फ 3 फैक्टर लेने हैं लास्ट वाले, के डी, के सी, के ए, सिर्फ 3 फैक्टर। तीनों फैक्टर सिर्फ कोड खोलना है उसके लिए, बाकी और कुछ नहीं करना। तुमको सिर्फ तुम्हारा बिल्डिंग का टाइप पता होना चाहिए, और तुमको तुम्हारी जो बिल्डिंग है वो कहाँ पे बन रही है वो लोकेशन पता हो। ये 2 चीज़ें चाहिए बस, उससे तुम्हारा सारा अपने आप लोड जनरेट हो जाएगा कि विंड लोड जनरेट होगा कैसे। तो सिर्फ इतना सी चीज़ें तुमको पता हो, बाकी आराम से अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारे हैबिट बना देंगे इसको भी बनाते कैसे विंड लोड बार बार, तो तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, कोड को एक बार थोड़ा सा देख लेना कैसे कैसे यूज़ में आता है कोड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से क्या लगाते हैं हमारा विंड लोड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि भाई कैसे लगता है विदाउट। हाँ, इसका मैं तुमको पोस्ट प्रोसेसिंग भी दिखा देता हूँ एक बार। ओके करोगे, अब देखो डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, मैं तुमको दिखाता हूँ विंड की वजह से। ये देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, किसकी वजह से है, प्लस एक्स की वजह से। कितने लोड है हमारे पास, 8 तरह के लोड है, प्लस एक्स की वजह से कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे। इसका व्यू चेंज करते हैं एक बार, राइट क्लिक करो और धीरे धीरे क्या करो, घुमाओ इसको। राइट क्लिक करके रखो माउस पे, धीरे धीरे टर्न करो, तो तुमको दिखाई देगा कि हाँ ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। किस तरफ हो रहा है, प्लस एक्स की तरफ। किसकी वजह से हो रहा है, जब लोड किस तरफ है, विंड लोड प्लस एक्स में। तो हवा जब प्लस एक्स डायरेक्शन में बहेगी, अगर हमारी जो विंड है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लो करेगी, तो डिफ्लेक्ट भी किस तरफ होगा, प्लस एक्स में ही होगा। तो ऐसे हमको पता लगेगा। अब दूसरा हम कोई दूसरा ले लेते हैं, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स में कैसे जा रहा है, ऐसे। माइनस एक्स मतलब इस तरफ से आ रहा है, राइट से लेके लेफ्ट में आ रहा है, तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड आने की कोशिश करेगा। अगला ऑप्शन कौन सा है, हम ले लेते प्लस जेड। तो प्लस जेड में कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। अब ये तुमको दिख नहीं रहा, राइट क्लिक करके इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सही करो, तो देखो ये तुमको क्या करेगा, दिखाई देगा। एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर मतलब प्लस जेड की तरफ, क्योंकि विंड भी किस तरफ है, प्लस जेड में। तो जिस तरफ विंड होगी उसी तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब माइनस जेड के लिए देख लो, सेम। जब विंड माइनस जेड से आएगी तो डिफ्लेक्ट भी किस तरफ करेगा, माइनस जेड की तरफ। तो ये इंटरेस्टिंग थिंग है जो तुमको पता भी फील दिलाएगा कि हाँ विंड लोड अप्लाई हो रहा है। हाँ एक चीज़ और, मैं जो इंटेंसिटी बता रहा था, मैंने याद है कोड में देखा था हमने कि 10 मीटर तक क्या होता है, सेम। तो जो नीचे है, जो नीचे जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, ऊपर क्या आ रहे हैं, ज़्यादा।
तो यहाँ से तुमको पता लगेगा कि डिफ्लेक्शन कैसे वेरी कर रहा है, नीचे कम आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, धीरे धीरे क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तुम्हारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुमको आनी चाहिए साथ साथ अगर तुम विंड अप्लाई कर रहे हो। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल। सो ये तुमको सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट करना। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे कोई भी डाउट हो तो उसको सेंड करो। अगर तुम्हारे कोई भी स्टेट प्रो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेल पे मेरे को सेंड कर देना, फ़ोटो क्लिक करके मैं चेक कर लूँगा। और अगर अभी भी डाउट है तो हम आगे काफ़ी मॉडल बनाएंगे। आरसीसी बिल्डिंग का ही काम है हमारा, क्योंकि जो बेसिक है वो मैं करा चुका हूँ लास्ट लगभग 7-8 वीडियो के अंदर, सारा बेसिक हो चुका है। 8-9 वीडियोज़ में हमने पूरा बेसिक कर लिया स्टेट प्रो का। अब हम थोड़ा एडवांस जाएंगे आरसीसी बिल्डिंग की तरफ। अच्छे अच्छे मॉडल है आरसीसी के, वो बनाएंगे। बीम डिज़ाइन करना तुमको आ गया वैसे तो, लेकिन अब भी देखेंगे हमारे डिज़ाइन क्या होंगे, फेल होंगे अब आगे, क्योंकि हमको क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि लोड कितने आ जाएंगे, अब हम क्या ले लेंगे, अर्थक्वेक भी डाल देंगे इसके अंदर विंड के बाद, तो सारे लोड आ जाएंगे। डेड लोड हो गया, विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, चारों पांचों लोड एक साथ आएंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन भी अप्लाई करेंगे। तो जब इतने टिपिकल लोड आएंगे तो हमारे क्या करेगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई एलिमेंट है वो फेल करेगा। तो हम फेल एलिमेंट को कैसे हम सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट बनाते हैं वो भी मैं तुमको आगे सिखाऊंगा। सो बस चैनल पर बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स टू ऑल।